नमस्कार दोस्तों, लर्न विथ आरजे में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ बिजनेस इकोनॉमिक्स के यूनिट 4 के एमसीक्यूज क्वेश्चन को, एमसीक्यूज पार्ट 4। इसके पहले बिजनेस इकोनॉमिक्स के 3 पार्ट एमसीक्यूज के पहले ही आ चुके हैं। तीनों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप तीनों वीडियो देख सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, वितरण के सीमांत उत्पादकता का सिद्धांत क्या बताता है? यह स्पष्ट करता है कि एक व्यावसायिक फर्म किसी उत्पादन साधन को उसकी उत्पादकता के कारण नियोजित करती है। बी एक सामान्य सिद्धांत है और इसके माध्यम से सभी साधनों के पारिश्रमिकों की व्याख्या की जा सकती है। यह स्पष्ट करता है कि उत्पत्ति के साधनों की कीमत निर्धारण का आधार सीमांत उत्पादकता है या उपर्युक्त सभी। तो देखिए, यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर डी सही होगा। ये तीनों ही बातें सही हैं कि वितरण का सीमांत उत्पादकता का सिद्धांत ये बताता है कि किसी भी उत्पादन साधन को उत्पादकता के कारण ही किसी कार्य में नियोजित किया जाता है, लगाया जाता है, और इसी के बदले में उस साधन की कीमत तय होती है, पारिश्रमिक तय होता है। सीमांत उत्पादकता ही ऐसी चीज़ है जिसके आधार पर साधनों की कीमत को निर्धारित किया जाता है। इंग्लिश में आप लोग पढ़ लीजिएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, सीमांत उत्पादकता सिद्धांत किसी भी साधन के पारिश्रमिक को उसके द्वारा उत्पादित वस्तु की कीमत से जोड़ देता है, कुल उत्पादन में किए गए अंशदान से जोड़ देता है, उत्पादित वस्तु के कुल उत्पादन से संबंध स्थापित करता है, या फिर औसत उत्पादन से जोड़ देता है। मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी रिलेट द रिम्यूनरेशन ऑफ एनी फैक्टर टू द price of the commodity produced by it, add it to the contribution made to the total output. The total of the commodity produced by its relate to production या add to the average production। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी सही होगा कि सीमांत उत्पादकता सिद्धांत के अंतर्गत किसी भी साधन के पारिश्रमिक को उसके कुल उत्पादन में किए गए अंशदान से जोड़ दिया जाता है। ठीक है, यानी जो भी उसका कंट्रीब्यूशन होता है उत्पादन में, उसी के आधार पे उसे रेमुनरेशन या पारिश्रमिक दिया जाता है, उत्पादन का कोई भी साधन हो। अगला प्रश्न है, सीमांत उत्पादकता सिद्धांत की निम्न में से कौन सी मान्यता सही है जिस पर यह सिद्धांत आधारित है? विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जम्पशन ऑफ द मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी इज करेक्ट ऑन विच दिस थ्योरी इज बेस्ड? पूर्ण रोजगार की स्थिति, द कंडीशन ऑफ द फुल एम्प्लॉयमेंट, प्रत्येक साधन की सभी इकाइयों का समरूप होना, द यूनिफॉर्मिटी ऑफ द ऑल यूनिट ऑफ ईच फैक्टर, साधन बाजार और वस्तु बाजार दोनों में पूर्ण प्रतियोगिता का होना, बोथ इन द फैक्टर मार्केट एंड इन द कमोडिटी मार्केट परफेक्ट कंपटीशन, या ऑल ऑफ द एबव, या उपर्युक्त सभी। तो देखिए, सीमांत उत्पादकता सिद्धांत की मान्यताओं में ये तीनों ही बातें आती हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर डी आपका सही होगा, उपर्युक्त सभी, ऑल ऑफ द एबव। ठीक है, ये माना जाता है कि फुल एम्प्लॉयमेंट की कंडीशन है, सभी साधनों की जो यूनिट्स हैं वो यूनिफॉर्म हैं, और साथ ही साथ फैक्टर मार्केट में भी परफेक्ट कंपटीशन है और कमोडिटी मार्केट में भी परफेक्ट कंपटीशन है। अगला प्रश्न है, यदि साधन बाजार में पूर्ण प्रतियोगिता विद्यमान है तो एक फर्म की साम्य स्थिति में, इफ देयर इज परफेक्ट कंपटीशन इन द इंस्ट्रूमेंट मार्केट, देन इन केस ऑफ इक्विलिब्रियम ऑफ अ फर्म, क्या कंडीशन सही होगी? एम आर पी इजकल टू एम एफ सी, ए एफ सी इजकल टू एम एफ सी, एम एफ सी इजकल टू एम आर पी इजकल टू ए एफ सी, या नन ऑफ द एबव। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी सही होगा। मार्जिनल फैक्टर कास्ट, मार्जिनल रिवेन्यू प्रोडक्टिविटी और एवरेज फिक्स कास्ट तीनों एक बराबर होते हैं जब परफेक्ट कंपटीशन की स्थिति होती है साधन बाजार में, तो फर्म का साम्य इसी स्थिति में पाया जाएगा जब ये तीनों एक बराबर होंगे। अगला प्रश्न है, वास्तविक मजदूरी पर प्रभाव पड़ता है काम की प्रकृति का, श्रम की मांग और पूर्ति का, रुपए की क्रय शक्ति का, या श्रमिक संगठन का। रियल वेजेज आर अफेक्टेड बाई नेचर ऑफ वर्क, डिमांड एंड सप्लाई ऑफ लेबर, परचेजिंग पावर ऑफ रुपीज़, या लेबर ऑर्गेनाइजेशन। तो देखो, रियल वेजेज जो है
रुपए की क्रय शक्ति के आधार पर प्रभावित होता है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही होगा। ठीक है, परचेजिंग पावर ऑफ द रुपीज अफेक्ट द रियल वेजेज। अगला प्रश्न है, मजदूरी की अधिकतम सीमा निर्धारित करने वाला तत्व कौन सा है? द एलिमेंट विच डिटरमाइन द सीलिंग ऑफ द वेजेज इज। श्रमिक का जीवन स्तर, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ द वर्कर, श्रमिक की सीमांत उत्पादकता, मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ द लेबर या वर्कर, श्रमिक की सामाजिक प्रतिष्ठा, सोशल स्टेटस ऑफ द वर्कर, या श्रमिक की मांग एवं पूर्ति, डिमांड एंड सप्लाई ऑफ द वर्कर। तो देखो, मजदूरी की अधिकतम सीमा निर्धारित करने में कौन सा फैक्टर काम करता है? श्रमिक की सीमांत उत्पादकता। ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा, मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ द वर्कर। अगला प्रश्न देखिए, नकद मजदूरी पूर्ववत रहते हुए भी मूल्य वृद्धि होने से असल मजदूरी पर क्या प्रभाव पड़ेगा? रियल वेजेज ड्यू टू इंक्रीज ऑफ प्राइस वाइल कैश वेजेज रिमेन सेम विल बी इंक्रीज, बढ़ेगी, बी जीरो, शून्य होगी, रिमेन्स द सेम, यथावत रहेगी, या डिक्रीज, घटेगी। तो देखो, यदि नकद मजदूरी में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है लेकिन मूल्य में वृद्धि हो रही है तो असल मजदूरी यानी रियल वेजेज कम हो जाता है। क्यों कम हो जाता है? कि मान लो 100 रुपये किसी को मजदूरी मिल रही है, अब ये मजदूरी चेंज नहीं हुई, लेकिन आटा पहले 10 रुपये किलो था, अब 12 रुपये किलो हो गया। तो ऐसे केस में क्या होगा कि 100 रुपये में पहले जो व्यक्ति 10 केजी आटा खरीद लेता था वो अब 8 किलो से कुछ ज़्यादा खरीद पाएगा केवल, यानी उसकी क्रय शक्ति कम हो गई ना। तो एक तरीके से रियल वेजेज कम हो गई, उसकी परचेजिंग पावर कम हो गई मजदूर की। अगला प्रश्न है, आधुनिक अर्थशास्त्रियों के अनुसार समसंग मजदूरी में वृद्धि कर सकता है, नहीं कर सकता है, कोई प्रभाव नहीं डाल सकता है, या उपर्युक्त सभी? अकॉर्डिंग टू द मॉडर्न इकोनॉमिस्ट द लेबर यूनियन कैन इंक्रीज वेजेज, कैन नॉट डू एनीथिंग, कैन नॉट हैव एनी इफेक्ट, या ऑल ऑफ द एबव। तो देखो, लेबर यूनियन जो है मजदूरी में वृद्धि कर सकता है, ठीक है, इंक्रीज वेजेज। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, जब सौदेबाजी एक संघ और एक सेवायोजक के मध्य होती है तो इसे क्या कहते हैं? व्हेन द बार्गेनिंग टेक प्लेस बिटवीन अ यूनियन एंड एन एम्प्लॉयर इट इज कॉल्ड। एक संयंत्र सौदेबाजी, बहुसंयंत्र सौदेबाजी, बहुसेवा योजक सौदेबाजी, या उपर्युक्त में से कोई नहीं। वन प्लांट बार्गेनिंग, मल्टी प्लांट बार्गेनिंग, मल्टीपल एम्प्लॉयर बार्गेनिंग, या नन ऑफ द एबव। तो देखो, यूनियन भी एक है और एम्प्लॉयर भी एक है, तो यहाँ पे बार्गेनिंग कौन सी होगी? वन प्लांट बार्गेनिंग, एक संयंत्र सौदेबाजी। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सम की मांग कहलाती है प्रत्यक्ष मांग, पूरक मांग, आय मांग, या व्युत्पन्न मांग? तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर डी सही होगा। सम की मांग जो है व्युत्पन्न मांग कही जाती है। द डिमांड फॉर लेबर इज कॉल्ड डायरेक्ट डिमांड, सप्लीमेंट्री डिमांड, इनकम डिमांड, या डिराइव्ड डिमांड? तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर डी सही है, डिराइव्ड डिमांड। अगला प्रश्न है, सम की पूर्ति वक्र के पीछे की ओर मुड़ने का अभिप्राय यह है कि ऊंची मजदूरी दर पर श्रमिक अधिक काम करते हैं, कम काम करते हैं, कम समय काम करने के लिए तैयार होते हैं, या अधिक समय काम करने के लिए तैयार होते हैं। रिवर्सल ऑफ द सप्लाई कर्व ऑफ लेबर मीन्स दैट वर्कर एट अ हायर वेजेज रेट वर्क मोर, वर्क लेस, स्पेंड लेस टाइम रेडी टू वर्क, गेट रेडी फॉर वर्क मोर टाइम। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी सही होगा कि श्रमिक कम समय काम के लिए तैयार होते हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका सही होगा। अगला प्रश्न है, पूर्ण प्रतियोगिता की स्थिति में होता है MW इजकल टू AW, MW ग्रेटर देन AW, MW लेस देन AW, या उपर्युक्त में से कोई नहीं। यहाँ MW का मतलब है मार्जिनल वेजेज और AW का मतलब है एवरेज वेजेज। तो पूर्ण प्रतियोगिता की स्थिति में MW इजकल टू AW होता है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अपूर्ण प्रतियोगिता में साम्य की दशा में होता है AW लेस देन MRP, AW इजकल टू MRP, AW ग्रेटर देन MRP, या उपर्युक्त में से कोई नहीं।
इन परफेक्ट कंपटीशन द इक्विलिब्रियम कंडीशन इज। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ये सही होगा, AW लेस देन MRP, यानी एवरेज वेजेज लेस देन मार्जिनल रेट ऑफ प्रोडक्टिविटी, ये कंडीशन में साम्य स्थापित होता है। अगला प्रश्न है, बाएं से दाएं नीचे की ओर ढालू समवक्र बताता है कि मजदूरी की दर में परिवर्तन का श्रम की मांग पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, मजदूरी की दर घटने पर श्रम की मांग बढ़ जाती है, मजदूरी की दर बढ़ने पर श्रम की मांग बढ़ जाती है, या मजदूरी की दर और श्रम की मांग एक ही दिशा में चलते हैं। द डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व ऑफ लेबर फ्रॉम लेफ्ट टू राइट शोज दैट change in wages rate has no effect on demand of labor. Demand for labor increases when wage rate falls. When the wage rate rises, the demand for labor increases. या the wage rate and the demand for labor move in the same direction. तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी सही होगा कि मजदूरी की दर घटने पर श्रम की मांग बढ़ जाती है। ठीक है, डिमांड फॉर लेबर इंक्रीजेज व्हेन द वेज रेट फॉल्स। अगला प्रश्न देखिए, अब लगान से संबंधित प्रश्न है। साधन की स्थानांतरित आय के ऊपर जो भी अतिरिक्त प्राप्त होता है उसे क्या कहते हैं? वॉट एवर एक्स्ट्रा इज रिसिव्ड ओवर द ट्रांसफर्ड इनकम ऑफ द फैक्टर इट कैन बी कॉल्ड बोथ। आर्थिक एवं साम्य लगान दोनों कह सकते हैं। आर्थिक लगान कहेंगे, साम्य लगान कहेंगे, या उपर्युक्त में से कोई नहीं। इकोनॉमिक एंड इक्विलिब्रियम रेंट, इकोनॉमिक रेंट, इक्विलिब्रियम रेंट, या नन ऑफ एबव। तो देखो, साधन की स्थानांतरित आय के ऊपर जो अतिरिक्त प्राप्त होता है वो आर्थिक लगान कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा। अगला प्रश्न है, भूमि ही उत्पादन का एकमात्र साधन है जिसकी पूर्ति इकाई के बराबर लोचदार होती है, अधिक लोचदार होती है, पूर्णतया लोचदार होती है, या पूर्णतया बेलोचदार होती है। लैंड इज द ओनली मीन्स ऑफ प्रोडक्शन हुज सप्लाई इज यूनिट इलास्टिक, मोर इलास्टिक, परफेक्टली इलास्टिक, या कम्प्लीटली इन इलास्टिक। तो देखो, भूमि का पूर्ति जो है पूर्णतया बेलोचदार होता है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही होगा, कम्प्लीटली इन इलास्टिक। अगला प्रश्न है, अर्थशास्त्र में सीमांत भूमि से तात्पर्य उस भूमि से है जिस पर कोई लगान उत्पन्न नहीं होता है, ऊंचा लगान उत्पन्न होता है, सामान्य लगान उत्पन्न होता है, उपर्युक्त में से कोई नहीं। मार्जिनल लैंड इन इकोनॉमिक्स मीन्स दैट लैंड ऑन विच नो रेंट इज जनरेटेड, हाई रेंट इज जनरेटेड, ओनली नॉर्मल रेंट अराइजेज, या नन ऑफ द एबव। तो देखो, सीमांत भूमि उसे कहते हैं जिस पर कोई लगान उत्पन्न नहीं होता है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा, नो रेंट इज जनरेटेड, दैट लैंड इज कॉल्ड मार्जिनल लैंड। अगला प्रश्न है, लगान उस समय उत्पन्न होता है जबकि भूमि गतिशील हो, समस्त भूमि उपजाऊ हो, भूमि की पूर्ति पूर्णतया लोचदार हो, या उपर्युक्त में से कोई नहीं। रेंट अराइजेज व्हेन लैंड इज मोबाइल, ऑल लैंड इज फर्टाइल, सप्लाई ऑफ लैंड इज परफेक्टली इलास्टिक, या नन ऑफ द एबव। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी सही होगा। इन तीनों में से कोई भी बात सही नहीं है, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, नन ऑफ द एबव। अगला प्रश्न है, आर्थिक लगान और कुल लगान के अंतर को स्पष्ट कीजिए। आर्थिक लगान कुल लगान का एक भाग होता है। कुल लगान आर्थिक लगान से अधिक नहीं हो सकता, इनमें कोई अंतर नहीं होता है, या आर्थिक लगान कुल लगान के बराबर होता है। एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन इकोनॉमिक रेंट एंड टोटल रेंट। इकोनॉमिक रेंट इज अ पार्ट ऑफ टोटल रेंट, टोटल रेंट कैन नॉट एक्सीड इकोनॉमिक रेंट, देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन देम, या इकोनॉमिक रेंट इज इक्वल टू द टोटल रेंट। तो देखो, टोटल रेंट का एक भाग होता है इकोनॉमिक रेंट। ऑप्शन नंबर ए आपका सही होगा। ठीक है ना, आर्थिक लगान कुल लगान का एक भाग होता है। अगला प्रश्न है, कुल लगान में कौन कौन से तत्व सम्मिलित किए जाते हैं? भूस्वामी द्वारा जोखिम उठाने का पुरस्कार, भूमि के प्रयोग के लिए दिया गया लगान अर्थात आर्थिक लगान, भूमि सुधार पर लगी पूंजी का ब्याज, तथा भूस्वामी के पारिश्रमिक का पारितोषण, या उपर्युक्त सभी। विच एलिमेंट आर इंक्लूडेड इन द टोटल रेंट? रिवार्ड ऑफ रिस्क टेकिंग बाय द लैंड ओनर, रेंट पेड फॉर यूज ऑफ लैंड मीन्स इकोनॉमिक रेंट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इम्प्लॉयड on the land improvement and the reward for the labor, या all of the above।
तो देखो कुल लगान में ये सभी चीज़ें शामिल होती हैं। ठीक है, ऑल ऑफ दीज, ऑप्शन नंबर डी आपका सही होगा। तो यहाँ पे भी स्पष्ट है कि आर्थिक लगान कुल लगान का एक भाग है, इसके अलावा भी अन्य चीज़ें इसमें शामिल होती हैं। आभास लगान बराबर है अपीयरेंस रेंट इज इक्वल टू AC माइनस ABC, TR माइनस TC, TR माइनस TBC या P माइनस AC। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी सही होगा। टोटल रेंट माइनस टोटल वेरिएबल रेंट माइनस किया जाए तो अपीयरेंट रेंट या आभास लगान मिलता है। अगला प्रश्न है, आभास लगान उस समय स्थिर लागत के बराबर होता है जबकि वस्तु की कीमत ABC के बराबर होती है, वस्तु की कीमत AC के बराबर होती है, वस्तु की कीमत MC के बराबर होती है या उपर्युक्त में से कोई नहीं। परसिप्ड इज इक्वल टू द फिक्स्ड कॉस्ट एट द टाइम व्हेन द प्राइस ऑफ द आर्टिकल इज इक्वल टू ABC, द प्राइस ऑफ आर्टिकल इज इक्वल टू AC, द प्राइस ऑफ आर्टिकल इज इक्वल टू MC या नन ऑफ द एबव। यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। जब वस्तु की कीमत AC के बराबर होती है तब आभास लगान स्थिर लागत के बराबर हो जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, भूमि दीर्घकाल में आभास लगान उत्पन्न कर सकती है क्योंकि भूमि को मात्रा को अल्पकाल में नहीं बढ़ाया जा सकता, भूमि मानवीय साधन है, भूमि की मात्रा को दीर्घकाल में नहीं बढ़ाया जा सकता या भूमि प्रकृति की देन है। लैंड कैन ऑल्सो जनरेट रियल रेंट इन द लॉन्ग रन बिकॉज द अमाउंट ऑफ लैंड कैन नॉट बी इंक्रीज इन शॉर्ट रन, लैंड इज अ ह्यूमन रिसोर्स, क्वांटिटी ऑफ लैंड कैन नॉट बी इंक्रीज इन द लॉन्ग रन या लैंड इज अ गिफ्ट ऑफ नेचर। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर डी सही होगा। भूमि प्रकृति की देन है, लैंड इज अ गिफ्ट ऑफ नेचर, इसलिए दीर्घकाल में आभास लगान उत्पन्न हो सकता है भूमि के माध्यम से। ठीक है, इसकी मात्रा को घटाया बढ़ाया नहीं जा सकता है। अगला प्रश्न है, आभास लगान कब उत्पन्न होता है? अल्पकाल, दीर्घकाल, अति अल्पकाल या अति दीर्घकाल। तो देखो आभास लगान अल्पकाल में यानी शॉर्ट रन में उत्पन्न होता है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, आभास लगान का तात्पर्य है उत्पत्ति के स्थिर साधनों से पारितोषण होता है, भूमिपति के पारितोषण से होता है, साहसी के लाभ से होता है या उपर्युक्त में से कोई नहीं। अपीयरेंस रेंट मीन्स द ग्रेटिफिकेशन ऑफ फिक्स्ड मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, द ग्रेटिफिकेशन ऑफ द लैंड ओनर, द गेन ऑफ द एडवेंचरर या नन ऑफ द एबव। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर डी सही होगा, उपर्युक्त में से कोई नहीं, नन ऑफ द एबव। अब ब्याज का सिद्धांत आ गया। पहला प्रश्न देखिए, किन्स के ब्याज सिद्धांत को किस नाम से जाना जाता है? हेंसन हिक्स ब्याज सिद्धांत, ब्याज का नव प्रतिष्ठित सिद्धांत, तरलता पसंदगी सिद्धांत या सीमांत उत्पादकता सिद्धांत। बाई व्हाट नेम द किन्स थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट इज नोन। तो किन्स की थ्योरी को लिक्विडिटी प्रेफरेंस थ्योरी कहा जाता है, तरलता पसंदगी का सिद्धांत कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कुल ब्याज में कौन सा तत्व सम्मिलित किया जाता है? शुद्ध ब्याज, जोखिम का भुगतान, उपर्युक्त सभी या उपर्युक्त में से कोई नहीं। विच एलिमेंट कैन बी इंक्लूडेड इन द टोटल इंटरेस्ट? नेट इंटरेस्ट, रिस्क पेड, ऑल ऑफ द एबव या नन ऑफ द एबव। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी सही होगा, ऑल ऑफ द एबव, यानी ब्याज में शुद्ध ब्याज और जोखिम का भुगतान दोनों चीज़ें शामिल की जाती हैं। अगला प्रश्न है, कार्य संपादन से उद्देश्य से की गई मुद्रा की मांग मुख्य रूप से निर्भर करती है प्रत्याशा के वर्तमान स्तर पे, वर्तमान ब्याज की दर पर, आय के वर्तमान स्तर पे या लाभ के वर्तमान स्तर पे। द डिमांड ऑफ मनी मेड फॉर द पर्पज ऑफ परफॉर्मेंस डिपेंड्स मेनली ऑन द प्रेजेंट लेवल ऑफ एक्सपेक्टेशन, द करेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट, द करेंट लेवल ऑफ इनकम या करेंट लेवल ऑफ प्रॉफिट। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी सही होगा कि कार्य संपादन के उद्देश्य से मुद्रा की मांग जो है इनकम के लेवल पे, आय के वर्तमान स्तर पे निर्भर करती है। अगला प्रश्न है, उधार देय कोष सिद्धांत का प्रतिपादक कौन है? मेडल, क्लार्क, किन्स या विक्सेल। द एक्सपोनेंट ऑफ द लैंडेबल फंड थ्योरी इज गिवन बाई, ऑप्शन नंबर डी आपका सही होगा, विक्सेल। अगला प्रश्न है, घटनाओं का पूर्वानुमान करके लाभ कमाने की प्रवृत्ति को कहते हैं?
दूरदर्शिता, सट्टा उद्देश्य, जोखिम उद्देश्य या लेन देन का उद्देश्य। द टेंडेंसी टू मेक प्रॉफिट बाई एंटिसिपेटिंग इवेंट इज कॉल्ड फॉरसाइट, स्पेक्युलेटिव ऑब्जेक्टिव, रिस्क ऑब्जेक्टिव या ट्रांजैक्शन ऑब्जेक्टिव। तो देखो, भविष्य की संभावनाओं को पूर्वानुमान करके जो भी आमदनी कमाई जाती है वो स्पेकुलेटिव ऑब्जेक्टिव कही जाती है, सट्टा उद्देश्य कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। इसके बाद है, सरकार या केंद्रीय बैंक द्वारा वास्तविक मुद्रा की पूर्ति को किन्स के अनुसार क्या कहते हैं? मांग की पूर्ति, मुद्रा की पूर्ति, जोखिम की पूर्ति या विनियोग की पूर्ति। द सप्लाई ऑफ रियल मनी बाय द गवर्नमेंट और द सेंट्रल बैंक इज कॉल्ड अकॉर्डिंग टू किन्स? सप्लाई ऑफ डिमांड, सप्लाई ऑफ मनी, सप्लाई ऑफ रिस्क या सप्लाई ऑफ इन्वेस्टमेंट। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी सही होगा कि वास्तविक मुद्रा की पूर्ति को किन्स ने मुद्रा की पूर्ति यानी सप्लाई ऑफ मनी नाम से पुकारा है। अब लाभ का सिद्धांत। सबसे पहले देखिए, लाभ होता है एक निर्धारित आय, निश्चित अवशेष, अनिश्चित अवशेष या उपर्युक्त में से कोई नहीं। प्रॉफिट इज ए फिक्स इनकम, फिक्स्ड बैलेंस, अनसर्टेन रेसिडुअल या नन ऑफ द एबव। तो देखो, प्रॉफिट को अनसर्टेन रेसिडुअल कहा जाता है, अनिश्चित अवशेष कहा जाता है, क्योंकि प्रॉफिट होना निर्धारित नहीं है। प्रॉफिट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, हानि भी उठानी पड़ सकती है। अगला प्रश्न है, सकल लाभ है कुल आगम माइनस कुल अस्पष्ट लागत, कुल आगम माइनस कुल स्पष्ट लागत, कुल आगम प्लस कुल अस्पष्ट लागत या उपर्युक्त में से कोई नहीं। ग्रॉस प्रॉफिट इज टोटल रिवेन्यू माइनस टोटल इम्प्लिसिट कॉस्ट, टोटल रिवेन्यू माइनस टोटल एक्सप्लिसिट कॉस्ट, टोटल रिवेन्यू प्लस टोटल एक्सप्लिसिट कॉस्ट या नन ऑफ द एबव। तो देखो, कुल आगम में से यानी कुल प्राप्तियों में से कुल अस्पष्ट लागतों को माइनस किया जाता है, टोटल रिवेन्यू में से टोटल एक्सप्लिसिट कॉस्ट को माइनस किया जाता है, तो ग्रॉस प्रॉफिट पता चलता है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, लाभ के निश्चितता वहन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? हु प्रोपाउंडेड द अनसर्टेनिटी कैरिंग प्रिंसिपल ऑफ प्रॉफिट? मार्शल, सुम्पीटर, क्लार्क या नाइट? तो यह सिद्धांत नाइट ने प्रतिपादित किया था। ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। इसके बाद है, निम्न में से सही है? कुल लाभ बराबर कुल आगम माइनस स्पष्ट लागतें माइनस अस्पष्ट लागतें। कुल लाभ बराबर कुल आगम माइनस अस्पष्ट लागतें। कुल लाभ बराबर आर्थिक लाभ माइनस अस्पष्ट लागतें या कुल लाभ बराबर कुल आगम माइनस अस्पष्ट लागतें। तो देखो, अभी ग्रॉस प्रॉफिट के लिए आपने पढ़ा था कि कुल लागत में से स्पष्ट लागतों को माइनस किया जाता है तो ग्रॉस प्रॉफिट मिलता है, और यहाँ पे नेट प्रॉफिट की बात हो रही है या टोटल प्रॉफिट की बात हो रही है, तो टोटल रेवेन्यू में से स्पष्ट लागतों के साथ अस्पष्ट लागतें भी माइनस की जाएंगी, तब हमें कुल लागत या टोटल प्रॉफिट मिलेगा। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, लाभ के 9 प्रवर्तन सिद्धांत का प्रतिपादन किया है? मार्शल ने, क्लार्क ने, नाइट ने या सुम्पीटर ने? द इनोवेशन थ्योरी ऑफ प्रॉफिट हैज़ बीन प्रोपाउंडेड बाई। तो ये प्रोपाउंड किया है सुम्पीटर ने। ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। इसके बाद, क्लार्क के अनुसार लाभ उत्पन्न होता है जोखिम के कारण, अनिश्चितता के कारण, समाज के परिवर्तनों के कारण या उपर्युक्त में से कोई नहीं। अकॉर्डिंग टू क्लार्क, प्रॉफिट अराइजेज ड्यू टू रिस्क, बिकॉज ऑफ अनसर्टेनिटी, ड्यू टू चेंज इन सोसाइटी या नन ऑफ द एबव। तो क्लार्क महोदय ने यह बताया है कि समाज के परिवर्तनों के कारण यानी ड्यू टू चेंज ऑफ सोसाइटी लाभ उत्पन्न होता है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। तो आज के वीडियो में इतना ही। उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए उपयोगी होगा। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय से मिल जाए। गुड डे टू ऑल ऑफ यू।